मित्रों नमस्कार। मैं धनीराम पटेल, एडवोकेट, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। और आज एक बार फिर जुड़े हुए हैं डॉक्टर अभिषेक मिश्रा, प्रोफेसर और एनालिस्ट और भारतीय संस्कृति के अध्येता। और डॉक्टर साहब से आज चर्चा करेंगे बिहार की राजनीति किस दिशा की ओर। आप लोग अभी मीडिया में सुने होंगे कि पिछले 2 दिन से ये चर्चा चल रही है कि नीतीश बाबू फिर से पलटी मार के भाजपा के साथ, एनडीए के साथ आ रहे हैं और मुख्यमंत्री बनेंगे। मीडिया में चर्चा चल रही है कि भाजपा स्पीकर के पद और 2 डिप्टी सीएम के पद लेगी। तो ये सब चर्चाएं चल रहे हैं। तो डॉक्टर साहब को मैं आमंत्रित किया कि आइए चर्चा करते हैं कि पलटू राम दोबारा पलटी मार रहे हैं और बिहार की राजनीति किस दिशा की ओर। डॉक्टर साहब 70 के दशक में डॉक्टर साहब नमस्कार। 70 के दशक में हरियाणा में 2 निर्दलीय विधायक थे 70, 78, 79 में, जिनका नाम था, एक का नाम था आयाराम और एक का नाम था गयाराम। और उन्होंने ऐसे पलटी मारी थी 24 घंटे में 3 राजनीतिक दल बदला था। इसीलिए एक मुहावरा बन गया है आयाराम और गयाराम की राजनीति। तो मैं डॉक्टर साहब आज देखता हूं नीतीश कुमार 94 में जनता दल से अलग हुआ, समता पार्टी बनाया और वो समता पार्टी बीजेपी से गठबंधन करी और 2000 के चुनाव में कुछ दिन मुख्यमंत्री रहे भाजपा के सहयोग से। भाजपा के 2/3 सीट थी और 1/3 समता पार्टी की थी। तो पर भी इनको 2-3 दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाया था। बाद में बहुमत सिद्ध नहीं कर पाया, रिजाइन करना पड़ा। 2005 में मिलकर चुनाव लड़े और थंपिंग मेजॉरिटी से जीती थी भाजपा और जनता दल यूनाइटेड, और इनकी सरकार बनी थी। उसके बाद वो सरकार लगभग चली 2013 तक। और भाजपा ने जैसे ही घोषणा किया कि नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे, वैसे ही इनको प्रधानमंत्री बनने का जो कीड़ा काट रहा था वो आए बाएं बोलने लगे, विरोध करने लगे और हम सेकुलर हैं, समाजवादी हैं, सब बताने लगे। और भाजपा से गठबंधन तोड़ के आरजेडी से मिल के सरकार बनाया। आरजेडी के समर्थन से मांझी जी मुख्यमंत्री बने थे और वो लगभग 1.25 साल चला और फिर नीतीश कुमार शपथ लिए और फिर उन्होंने बीजेपी से मिलकर सरकार बनाया। अभी चुनाव के पहले फिर उन्होंने भाजपा के साथ गठबंधन करके चुनाव जीता, जिसमें 75 सीट बीजेपी को मिली थी और 43 नीतीश कुमार के पार्टी जनता दल यूनाइटेड को मिली थी। इनके सरकार 1.25 साल चली, फिर राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिल गए। तो भारतीय राजनीति के मैं इनको एक अजूबा मानता हूं। जैसे विक्रम बेताल के कहानी अपन लोग सुनते हैं, बेताल हमेशा बैठा रहता था और जैसा बोलता था वैसे विक्रम करते थे। वैसे मैं मानता हूं कि लोगों का कहना है, मेरा कहना नहीं है। तो एक आयाराम गयाराम की राजनीति से आगे बढ़ के अपना जो एजेंडा था उसको बिहार में सिद्ध किया और 9वीं बार, ऐसे जैसे मीडिया के अनुसार मान लें तो कल 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और लगभग 19 साल से लगातार मुख्यमंत्री हैं। तो डॉक्टर साहब इसके बारे में व्हाट इज योर टेक? देखिए, आपको पता होगा ये जो आयाराम गयाराम वाला एपिसोड था उसकी वजह से 10th शेड्यूल आया था कॉन्स्टिट्यूशन में। बिल्कुल बिल्कुल। तो एंटी डिफेक्शन लॉ को लाने का काम ऐसे लोगों ने किया था। देखिए, ये इसकी एनालिसिस 2 तरीके से होनी चाहिए। एक तो ये कि ये जिस आइडियोलॉजी को ये लोग मानते हैं वो आइडियोलॉजी इनको साथ में रख नहीं सकती। बीजेपी की आइडियोलॉजी में इतना दम है वकील साहब कि लोग अपनी जवानी कुर्बान कर देते हैं, उनको पद नहीं मिलता, उनको कुछ नहीं मिलता, लेकिन वो एज अ कार्डर इनमें रहते हैं, इनके साथ रहते हैं। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि ये लोग पहले सेक्युलरिज्म, फिर समाजवाद, फिर ये वाद, फिर वो वाद, और इनमें से एक भी एक साथ नहीं रह पाया।
और किसी बिल्कुल ने बिल्कुल। उन आइडियोलॉजीज को अपनाया नहीं, उसका चूरन पहना करके, उसका चूरन जो है ये समझ लीजिए क्रिएट करके, और इन्होंने वो दे दिया जनता को कि भैया ये है सेक्युलरिज्म। सबने अपनी अपनी दुकानें खोल ली जनता के समाजवाद के नाम पे, सेक्युलरिज्म के नाम पे, मगर एक साथ नहीं रह पाए, कोई भी एक साथ नहीं रह गया सबने। तो पहली बात तो ये आइडियोलॉजी ही बेकार की थी, इन आइडियोलॉजीज में कभी दम नहीं था। ये आइडियोलॉजीज तभी चली जब इनसे जुड़ने वाले कुछ एक नेताओं में इतना दम था कि लोग उनके पीछे आए और उनसे वोट किए। बाकी लोगों ने इन आइडियोलॉजी की दुकानें खोली, लेकिन आइडियोलॉजी में वो काडर बनाने का दम नहीं था, या वो डेडिकेटेड वोट बनाने का दम नहीं था। तो इन्होंने इस आइडियोलॉजी को जो सोशियोलॉजी में बदला, तो वो सोशियोलॉजी कास्ट हो गई। तो इंडिया में सेक्युलरिज्म रखना है तो हिंदुइज्म को दूर रखना है, और हिंदुइज्म को दूर रखना है तो कास्टिज्म को प्रमोट करना है। कोई नाई है, कोई बनिया है, कोई ब्राह्मण है, कोई तेली है, कोई एससी है, कोई एसटी है, कोई साला ओबीसी है, कोई परम दलित है, कोई दलित है, दलित के अंदर माइक्रो दलित है। यही करना है बस। और इस पूरे के पूरे सोशल इंजीनियरिंग के फाउंडेशन में था सेक्युलरिज्म और समाजवाद, सोशलिस्ट एंड द सेक्युलरिज्म, जो कि भारतीय संविधान में जोड़ा गया ओनली आफ्टर 42nd अमेंडमेंट या 44 अमेंडमेंट, मुझे अब याद नहीं है। ठीक है ना? तो पॉइंट ये कि पहली बात तो दिस इज अ फेलियर ऑफ सो कॉल्ड सेक्युलर एंड सोशलिस्ट पॉलिटिक्स, फर्स्ट। सेकंड, जो हिंदुत्व के नाम पे पहले भागते थे, अब वो हिंदुत्व के नाम पे जुड़ रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी चेंज है। हिंदुत्व की पार्टी, जैसे हिंदुत्व के नाम पे पहले शिवसेना टूटी और बीजेपी के साथ आई फॉर हिंदुत्व, ठीक। उसके बाद आज मोदी जी ने तो ताल ठोक दी। मोदी जी ने तो कोई कंप्रोमाइज नहीं कहा कि भैया हम सेकुलर हैं, हम ये है। उन्होंने कहा सबका साथ सबका विकास, और हमारा कल्चर का ही होगा जो वो फ्रेमवर्क। हम सबके साथ सबके विकास के लिए अपने कल्चर को तिलांजलि नहीं देंगे। आपको टोपी लगाना है आप लगाएं, आप फ्री हैं। आपको मस्जिद बनाना है बनाएं, आप फ्री हैं। लेकिन वो भारत की पहचान नहीं बनेगी। भारत की पहचान क्या होगी? मंदिर होंगे, भारत की पहचान घंटा होगा, भारत की पहचान वेद होगा, भारत की पहचान राम होंगे, गुरु नानक देव जी होंगे, तीर्थंकर हमारे होंगे, उसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी होंगे, और तुकाराम जी होंगे, और इस तरीके के जितने हमारे हैं असम में, मणिपुर में जितने हमारे हीरो हैं, जिनको हम जानते भी नहीं है, चूंकि हमें बताया ही नहीं गया, वो सब हमारे हीरो हैं। बाकी ये आइडियोलॉजीज आप फ्री हो, इनको प्रैक्टिस करो, बट दे आर नॉट इंडियन। अब तो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स का ग्रोथ दिखा रहा है। हिंदुत्व के नाम पे पॉलिटिकल पार्टियां पहली बार जुड़ रही हैं। और यदि आज आप केसी त्यागी जी का बयान देखिए, तो उन्होंने कहा कि इंडी अलायंस खत्म हो गया। आज उनका ये बयान सुबह से चल रहा है कि इंडी अलायंस टूट के कागार पे है। और ये दैट शोज कि ये कितना अपॉर्चुनिस्टिक, आइडियोलॉजिकली शैलो, और जिसे कह लीजिए पॉलिटिकली हॉलो अटेम्प्ट था। ये पिक्चर के लिए तो बहुत अच्छा था, जिसे कहते थे वो ऑप्टिक्स। तो इसकी ऑप्टिक्स में बड़ा दम था, मगर इसके जो बिहाइंड द ऑप्टिक्स जो था वो सिर्फ जेलेसी थी, एक दूसरे के प्रति कंटेम्प्ट था, एक दूसरे के प्रति डिस्ट्रस्ट था। और अच्छा हुआ कि ये अलायंस प्री इलेक्शन ही टूट के खत्म हो गया। अब सबको पता है कि कौन कौन लड़ेगा किससे, कहां बीजेपी को कांग्रेस से लड़ना है, कहां बीजेपी को छत्रपों से लड़ना है। ये सब बेकार की जो कहानियां चल रही थी कि सब साथ आ जाएंगे, सारे वोट जुड़ जाएंगे तो 80% वोट आ जाएगा इंडिया अलायंस के साथ, बाकी बीजेपी के पास 20 से 25% वोट होगा। ऑल दीज सो कॉल्ड थ्योरीज हैव बीन निप्ड इन द बड, खत्म हो चुका है, उनका कोई बेस नहीं बचा है। सो इट्स अ बेस, इट्स विक्ट्री फॉर हिंदुत्व, एंड एट द सेम टाइम it is a loss for socialist and secular politics and ideology। जी बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, अभी जो मीडिया में चल रहा है, यहाँ मेरा रिजर्वेशन है कि लोग बोल रहे हैं कि जो नीतीश कुमार आ जाएंगे तो बिहार में 40 में 40 सीट पुख्ता हो जाएगा, भाजपा जीतेगी। मैं आपके साथ बात रखना चाहता हूं। 2013 में नीतीश कुमार अलग हुआ था और आरजेडी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़े थे 14 में। तो इन दोनों पार्टियों को 4 सीट मिला था, सब सीट बीजेपी जीत गई थी। तो नीतीश कुमार के आने से
लोकसभा की सीट बढ़ेगी ऐसी नहीं है। हाँ, लेकिन चलिए उसको लेके चल रहे हैं कि एक मेन एजेंडा अभी पार्टी के जो शीर्षस्थ नेतृत्व तो ये समझ रही है कि अगर जनता दल यूनाइटेड आ गई बीजेपी में तो एनडी गठबंधन खत्म हो गई। ये बात सही है, आप बोल भी रहे थे इसी बात को, इससे मैं सहमत हूं। लेकिन नीतीश कुमार के आने से लोकसभा में फायदा होगा ऐसा कुछ नहीं है। आज नीतीश कुमार का क्रेडिट आप देखिए, हमारे कार्यकर्ता जो बोलते हैं, लोकल स्तर के गांव के आदमी जो बोल रहा है, नीतीश कुमार को कोई अच्छा आदमी नहीं समझ रहे हैं। बीजेपी के निर्णय को ठीक मान रहे हैं कि जो इंडिया गठबंधन है वो बनने के पहले ही समाप्त हो रही है और भाजपा के लिए अच्छी बात है। जो अपन लोग जो समझते हैं जो 350 से 350 प्लस सीट आएगी वो आएगी, फायदा होगा। लेकिन नीतीश कुमार से आने से भाजपा को फायदा नहीं है। आज की स्थिति में नीतीश कुमार की मजबूरी था कि मैं इज्जत बचाने के लिए भाजपा के पाले में फिर चला जाऊं। इसमें आपका क्या कहना है? आवाज नहीं आ रहा है। आपकी एनालिसिस बिल्कुल सही है, लेकिन आपकी एनालिसिस का बेसिस जो है वो है इलेक्टोरल गेन्स, नंबर ऑफ वोट परसेंटेज। ये आप इसको आधार बना के ये एनालाइज कर रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार जी के आने से बीजेपी को नंबर ऑफ वोट परसेंटेज या नंबर ऑफ सीट पे कोई फर्क पड़ेगा, बल्कि घाटा ही होगा जैसा आप बता रहे हैं, क्योंकि जेडीयू कहेगी कि हमें 17 सीटें दो जैसे पिछली बार दी, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो 2014 के इलेक्शन में 2 ही सीट जीत पाए थे। तो पहली बात है कि 2014 से इसकी कंपेयर नहीं की जा सकती। जो आज की परिस्थिति है उसका रीजन यह है कि 2014 में तीनों पार्टियां अलग अलग लड़ी थी, बल्कि चारों पार्टियां अलग अलग लड़ी थी। बीजेपी की लड़ाई थी कांग्रेस से, जेडीयू से, आरजेडी से और कुछ और 16 पार्टियां थी। नहीं डॉक्टर साहब करेक्ट कर दूं, 2014 में दोनों मिल के लड़े थे, आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड, लोकसभा में। अच्छा ठीक मिल के लड़े थे। तो अगर ये मिलके भी लड़े थे तो उनको डिफीट किया जा चुका है, ठीक है। लेकिन जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि ये जो लाया गया है इनको, क्या नाम है, नीतीश कुमार जी को, वो वोटिंग के लिए, वोट फायदे के लिए नहीं लाया गया, क्योंकि बीजेपी ने इतना कर दिया है कि उसको इनकी आवश्यकता नहीं है, बल्कि नीतीश कुमार को मोदी जी की आवश्यकता है। लेकिन एक क्रशिंग डिफीट जो है कि इस अपने दुश्मन को युद्ध होने से पहले मार देना, इलेक्शन शुरू होने से पहले अपोजिशन को खत्म कर देना, ये काम इसको जो है ये बहुत बखूबी निभाएंगे जब नीतीश कुमार जी कल अगर ऑफिशियली आ जाते हैं। तो अभी तक आए नहीं, हमारी आपकी एनालिसिस का भी कुछ कंजेक्चर्स पे बेस है। लेकिन इंडिया अलायंस फॉर ऑल इंटेंट एंड पर्पसेस विल बी ओवर फिनिश्ड। तो होगा क्या कि ये जो अपोजिशन दल हैं वो एक दूसरे से भी लड़ रहे होंगे। तो जो यूनाइटेड होने की बात कर रहे थे वो बेसिकली एक दूसरे के अगेंस्ट में लड़ेंगे। कांग्रेस आपसे लड़ेगी पंजाब में, उसके बाद टीएमसी कांग्रेस से लड़ेगी वेस्ट बंगाल में, उसके बाद जो है वो कांग्रेस बीजेपी से लड़ेगी, सपा से लड़ेगी यूपी में, बसपा से लड़ेगी यूपी में। हो सकता है कि जो थोड़ा बहुत अलायंस कांग्रेस का बचे वो जो है साउथ में डीएमके वाली पार्ट डीएमके होगी, और वाईएसआर रेड्डी कहां जाते हैं ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अभी वाईएसआर रेड्डी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। बट वाईएसआर रेड्डी जो है, उनकी वाईएसआर सीपी जो है वो हमेशा प्रो इंडिया, प्रो मोदी साहब रही है। तो ये बहुत चांसेस है कि वो भी एनडीए के ही गठबंधन में आ जाए। हालांकि क्या होता है ये समय ही इसको बताएगा। और रही बात बीआरएस की, तो बीआरएस तो कांग्रेस के साथ नहीं जाने वाली है, तो बीआरएस को कांग्रेस से भी लड़ना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस बीआरएस को हरा करके ही तेलंगाना में चीफ मिनिस्टरियल की पोजीशन पे बैठी हुई है, सत्ता में आई। ये है कि द इलेक्शन इज गोइंग टू बी केक वॉक। ये आपस में लड़ मरेंगे सिर्फ इसलिए कि नीतीश कुमार अगर कल आ जाते हैं, the political opposition of Prime Minister Modi will be buried down under the earth। मतलब जिसे कह दिया है कि 50 फीट डाउन अंडर द बर्थ, उसको इतने अच्छे से वो खत्म कर देंगे, मोराल भी खत्म कर देंगे। अब राहुल गांधी जी के, मैंने सुना कि राहुल गांधी जी के यात्रा के ऊपर, न्याय यात्रा के ऊपर बंगाल में रोक लगा दी। ठीक है, वो तो आपके अलायंस पार्टनर है,
तो ये खत्म हो गया ना, ये शैम है ना। अब जनता को तो समझ में आ गया कि कहां जाना है, क्या करना है। अगर कुछ लोग कभी कंफ्यूज भी होते कि भाई हम इंडिया अलायंस को देना चाहते हैं, हम ट्राई करना चाहते हैं, उनका ऑप्शन भी खत्म हो गया। देखिए हमारे जैसे लोगों के लिए ये सब नहीं होता। हम लोग को तो बीजेपी कुछ देती भी नहीं है। हम तो 2012-13 से भी, जब हमारे प्रोफेसरशिप को हमने दांव पे लगा करके भी मोदी जी के साथ खड़े थे, तो हम लोग को बीजेपी कुछ नहीं देती, लेकिन हम लोग बीजेपी के लिए करते रहेंगे क्योंकि हम लोग आइडियोलॉजिकली उनसे वो हैं, ठीक है ना, क्योंकि हम राष्ट्रवाद की थ्योरी को मानते हैं और इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। बीजेपी के लीडर्स मुझे बहुत अच्छे लगे, ऐसा नहीं है, बीजेपी के बहुत से लीडर्स मुझे कतई पसंद नहीं है, लेकिन मोदी साहब, अमित शाह साहब, अभी जो इनका फर्स्ट रंग रिलेशनशिप, हेमंत बिश्व शर्मा जी हो गए, योगी आदित्यनाथ जी हो गए, तो अच्छे लीडर्स हैं, ये कर रहे हैं। तो ये जो फेंस पे बैठे होते थे, जो देख रहे थे कि हम इंडिया अलायंस को दें और एक चांस हो सकता है कि हम मोदी जी को या इंडिया को रोकें, वो भी अब ये सोचेंगे कि यार अपना चुनाव में अपना मत को क्यों बर्बाद करें, जब इनका कुछ नहीं बचा है तो बीजेपी को ही दे दो, हाथ मजबूत करो, कम से कम हम नेगोशिएट कर लेंगे लोकल एमपी से। आप समझ रहे हैं? तो ये है नीतीश कुमार का सिग्निफिकेंस, इलेक्टोरली नहीं देखा जा सकता, मतलब इन टर्म्स ऑफ वोटिंग परसेंटेज वो कितना जोड़ेंगे इसको नहीं देखा जा सकता, बल्कि इसको ऐसे देखा जा सकता है कि जिसे कह लीजिए हॉलोड अटेम्प्ट ऑफ यूनाइटेड अपोजिशन स्टैंड एक्सपोज्ड। इनके बीच में ये एक साथ 1 महीना नहीं टिक सके, 2 महीना नहीं टिक सकते, गवर्नमेंट क्या टिकाते ये। तो ये तो जनता ने देख लिया कि ये सब फोटो अपॉर्चुनिटी और ये ऐसे मिलना, गले मिलना, हाथ उठा देना, ये सब अलग अलग चीजें हैं। ये सब एक दूसरे से जलते हैं, एक दूसरे को देख नहीं सकते, एक दूसरे को पसंद नहीं कर सकते, जिसको मोदी जी ने बड़ा ही अप्रोप्रिएटली डिफाइन किया है, घमंडिया अलायंस था इसका, और कुछ लेना देना नहीं था। जिसकी स्थापना की थी जिसने घमंडिया अलायंस की स्थापना की थी, उन्होंने ही घमंडिया अलायंस का दाह संस्कार कर दिया, बात खत्म हो गई। बोलिए ओम जय सिया राम। हाँ, और ये मैं समझता हूं कि ये भाजपा की लंबी रणनीति के तहत ही इसको स्वीकार किया गया है नीतीश कुमार को। जैसे आपने बताया कि इससे वोट मिलेगा, उससे मतलब नहीं है, लेकिन लंबी रणनीति मतलब इंडिया गठबंधन चुनाव के पहले ही खत्म हो गई, ये एजेंडा है। और अनुमान है कि नीतीश कुमार कल सीएम के शपथ लेंगे, अनुमान पे आधारित है, और अनुमान पे आधारित ही हम लोग भी चर्चा कर रहे हैं। तो कार्यकर्ताओं में और सब में तो नीतीश कुमार के बारे में जो अवधारणा है बता दिया। और एक चीज और बता दूं कि मैंने छत्तीसगढ़ के इलेक्शन के समय जो आपके बताया था, एंटी इनकम्बेंसी लोकल लीडरशिप पे थी, मोदी जी के अगेंस्ट नहीं थी। अभी भी एग्रेसिव फेवर में है मोदी जी के। जो वोटर कांग्रेस को दिया है, कुछ वोटर ऐसे हैं जो बताया था मैं आपको जब एनालिसिस किए थे, वो वोटर लोकसभा में बीजेपी को देने के लिए तैयार बैठे हैं। और इस चुनाव में मेरे को लगता है कि 40+ आएगी सिंगल बीजेपी के वोट बैंक लोकसभा चुनाव में, 40 से ऊपर, 40 के आसपास ऊपर सिंगल बीजेपी को, जो 32% है शायद लास्ट लोकसभा इलेक्शन में सिंगल बीजेपी को, तो वो कम से कम 40-41 जाएगी। तो डॉक्टर साहब देखते हैं अब जो कल क्या होगा। और आपने समय निकाला व्यस्तता के बाद भी, और मैं अपने व्यूअर्स को रिक्वेस्ट कर दूं कि आप मेरे चैनल DR पटेल एडवोकेट करेंगे तो सर्च में जल्दी मिलता है, DR पटेल एडवोकेट, उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। और डॉक्टर साहब का चैनल है तक्षशिला अभिषेक मिश्रा, उनको भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। डॉक्टर साहब नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।